हेलो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम वो महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी देख रहे हैं, इसमें जितने भी मतलब वो फैक्ट लिखे गए हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानने से पहले हम इसके पहले के काल को जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का समय कब से शुरू होता है? 2600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक के काल को प्राचीन काल कहते हैं। और 712 से लेके 1707 तक के काल को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। 1707 में औरंगजेब का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। 1707 या 1757 से लेके 1947 तक के काल को आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम इतिहासकार मिल ने 3 भागों में विभाजित किया है। कितने? 3 भागों में। एक कालानुक्रम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी और इसका जो टाइम पीरियड था 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद आता है उत्तर हड़प्पा काल। इसी को ही हम अंधकारमय युग के बारे में भी जानते हैं। अंधकारमय युग कहते किसे हैं या फिर उत्तर हड़प्पा काल की बात करें तो उत्तर हड़प्पा काल की शुरुआत 1900 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को उत्तर हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ लिखित तौर पे मिला नहीं था, चित्रात्मक रूप से मिला था। अब इसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड की बात करें तो हम ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और इसके बाद होता है उत्तर वैदिक काल की शुरुआत। उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में तो हम लोग अभी जान चुके हैं। महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। महाजनपद काल की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक हुआ था। और इसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल की जो शुरुआत होती है ना वो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक के काल को हम मौर्य काल के नाम से जाते हैं। फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है 185 से लेके 319 ईस्वी आ जाता है। यहाँ पे ईस्वी आ जाता है। फिर इसके बाद गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल की शुरुआत 319 से लेके 550 ईस्वी। फिर हर्षवर्धन काल की बात करें तो हर्षवर्धन काल का शुरुआत 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक के काल को हर्षवर्धन काल कहते हैं। राजपूत काल इसके बाद आता है। इसी को ही हम पूर्व मध्यकालीन काल कहते हैं, क्योंकि ये मध्यकालीन से पहले की घटना है जिसमें राजपूतों का शासन था। ये 750 से लेके 1000 ईस्वी तक के काल को राजपूत का काल कहते हैं या फिर पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। फिर सल्तनत काल के बारे में जान लेते हैं। सल्तनत काल के बारे में जान लेते हैं। ये 1192 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल कहते हैं। फिर आता है मुगल काल। 1526 ईस्वी से लेके 1707 तक के काल को। एक्चुअली 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो जितने भी मुगल वंश के राजा हुए वो उतने महान नहीं हुए एक्चुअली। आधुनिक भारत का इतिहास तो 1707 ईस्वी से लेके
1947 तक के ईस्वी तक के समय को हम आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से जानते हैं। चलिए, अब हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करें। अगर हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करें तो हम आपको बता दें, हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से। इसमें हम राजपूत काल को तो नहीं पढ़ेंगे, एकदम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद के समय को, जहाँ से ये देख रहे हैं ये 750, हम 712 से लेकर 12 तक के टाइम पीरियड से थोड़ा आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब होती है? इस्लाम का उदय भी भारत में उसी टाइम हुआ था। अगर हम इस्लाम के उदय के बारे में बात करें तो इसके जो संस्थापक मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 507 हम इस्लाम का उदय के बारे में जानते हैं। जो इनके संस्थापक मोहम्मद साहब जी थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान मक्का है। मक्का कहाँ पे है? ये सऊदी अरब में है। कहाँ? सऊदी अरब में। ये पूछा जाता है अक्सर। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता आमीनाह और आमीनाह या अमीना, दोनों ही नाम, कोई भी नाम से, दोनों में से किसी भी नाम से भी बुला जाता। चलिए, अब इनके चाचा के बारे में अगर बात करें तो अबू तालिम थे। मोहम्मद साहब का पालन पोषण इन्हीं ने किया था और इनका कबीला कुरैश या कुरैशी के नाम से जाना जाता था। इनका परिवार पुजारी परिवार था। पत्नी खदीजा थी। हीरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक पहाड़ी पर इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। ये कुछ नया फैक्ट है। सलमान रुश्दी, द जेनेटिक वर्सेज। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। यह घटना हिजरत कहलाती है। हिजरी संवत आरंभ हो गया। इसी टाइम जब ये मोहम्मद साहब जब मदीना चले गए तो ये इसी को हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण हुआ। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। चलिए, 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण हुआ और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु भी हो गई। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक तथा राजनैतिक प्रमुख थे। ये महत्वपूर्ण है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है एवं उसके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। इसमें 4 खलीफा हुए। पहले तो अबू बकर हुए, 632 से लेकर 634 ईस्वी तक इनका समय रहा। और इसके बाद उमर हुए 634 से लेकर 644 ईस्वी। और इसके बाद हुए उस्मान 644 से लेकर 656 ईस्वी तक। ये तीनों सुन्नी थे। हम आपको बताते हैं, ये लोग सुन्नी थे। फिर इसके बाद चौथे हुए अली ये शिया थे। ये थे। अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई। कहाँ पे? करबला के मैदान में। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अली शिया थे। फिर इसके बाद एक वंश की शुरुआत होती है जिसे उम्मयद वंश कहते हैं। फिर इसके बाद होता है अब्बासी वंश की शुरुआत। इस्लाम का स्वर्णकाल, अब्बासी वंश के टाइम पीरियड को इस्लाम का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। हलाकू ने 1258 में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। ये मंगोलियन नेता थे। हलाकू मंगोलियन नेता थे। फिर इसके बाद उस्मानी वंश की शुरुआत होती है। यहीं से ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई। उस्मानी वंश की शुरुआत होती है। उस्मानी वंश से ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत होती है। ये तुर्की का जो एरिया है, यहीं से उस्मानी वंश की शुरुआत होती है।
है। फिर इसके बाद 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। 1924 में मुस्तफ़ा काल पाशा ने खलीफा पद को, देख रहे हैं, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण ब्रिटिश भारत में 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये ये कुछ एक्स्ट्रा है, हम बता देते हैं। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण ब्रिटिश भारत में 1830 में, कब, 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेज भी कुछ अच्छा काम किए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अरब का आक्रमण भारत पर कब हुआ? देखो, इस्लाम की शुरुआत तो हो गई थी लगभग, अगर हम देखें तो इस्लाम की शुरुआत तो 570 में ही हो गई थी, लेकिन भारत में इस्लामी लोग कब आए? 712 ईस्वी में। चलिए, भारत में मुसलमानों का आक्रमण, सबसे पहले भारत पर अरबी का आक्रमण हुआ, फिर इसके बाद तुर्की का हुआ, फिर इसके बाद अफगान का हुआ। और प्रथम अरब आक्रमणकारी वलीद अहमद बिन कासिम थे। श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे, जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। देवल नामक बंदरगाह। और सिंध के शासक दाहिर ने सहायता करने से मना कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाल को भारत पर आक्रमण करने हेतु कहा। भारत पर आक्रमण, अगर हम देखें तो भारत पर आक्रमण अल हज्जाल को ईरान के शासक अल हज्जाल को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने कहा था? खलीफाओं ने कहा था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था। यहीं से इस्लाम, जो भारत में इस्लामिक लोग जो प्रवेश किए थे, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के ही द्वारा ही भी एंट्री मारे थे 712 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मोहम्मद अल हज्जाल का भतीजा या दामाद था। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। यहाँ पे देखिए, बौद्ध भिक्षुओं ने भी मोहम्मद बिन कासिम की हेल्प की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध पर जजिया कर लगाया था। ये महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर जजिया कर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह राजनीतिक कर होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मकतब यानी प्राथमिक शिक्षा केंद्र को स्थापित किया था। प्राथमिक शिक्षा केंद्र सबसे पहले सिंध में स्थापित किया गया था। मकतब इसको बोला जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा में मिलता है। ये महत्वपूर्ण है। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा में मिलता है। चच दाहिर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा में मिलती है। इस आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा में मिलती है। चच दाहिर के पिता का नाम था। एक्चुअली ये जो चचनामा का जो मतलब नाम रखा गया है, ये चच जो दाहिर थे उनके पिता का नाम चच था। चचनामा के जो लेखक वो अज्ञात है। इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली है कि चचनामा लिखा किसने है। दाहिर एवं जय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। ये तो भारत में ये घटना हुई थी। आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था? उस समय भारत की आर्थिक संपन्नता थी। आप अगर देखे होंगे तो भारत में ज़्यादातर लड़ाइयाँ संपत्ति के लिए ही हुई हैं। सब जितने भी बाहरी लुटेरे थे वो भारत में आके भारत की संपत्ति को लूटते थे और फिर चले जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो तुर्की का आक्रमण भी इसी कारण हुआ था। अरब का भी हुआ था। फारस से जो युद्ध हुए थे वो भी इसी आर्थिक संपन्नता ही मेन कारण थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन
अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहार, यहाँ ये देखिए, ये है राजपूत, यहाँ से जो हम पीछे देखे थे, गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आक्रमण के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। इस्लामिक जो आक्रमण भारत में हुए थे उसके क्या प्रभाव हुए। सबसे पहले तो हम सांस्कृतिक समन्वय के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इसमें पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया एवं उसका नाम कलीला व दिमना रखा गया। और दूसरा, चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया। और दूसरा, ये जो पंचतंत्र अगर हम देखें तो ये पंचतंत्र, चरक संहिता, ये सब भारतीय ग्रंथ हैं, भारतीय पुस्तक है एक्चुअली। और ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। जो अरबी लोग आए थे तो वो ये जितने भी भारत में पुस्तकें थी इनका ये लोग अरबी में अनुवाद किए। और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इस अल सिंध हिंद खंडन खाद्य अल अरकंद के नाम से भी जाना गया। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण की। भारतीय, वैसे जैसे कि आप सबको पता ही होगा, दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में ही की गई थी। अरबों ने भी भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण किया। इसे अरब देशों में हिंदशा कहा जाता है। अरबी लोग दशमलव को हिंदशा के नाम से भी मतलब जानते हैं। इसे अल ख्वारिज्मी ने अरब देशों में प्रसिद्ध किया। अल ख्वारिज्मी ने, यूरोप में इसे अरबी संख्या पद्धति भी कहा जाता है। यूरोप में दशमलव को अरबी संख्या पद्धति कहा जाता है, जबकि इनको ये नहीं पता है कि भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर 2 देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, क्योंकि उसके प्रभाव को जानना है ना, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि। और अब हम जानते हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। ये तुर्कों ने गाजी उपाधि को प्रसिद्ध किया। अलप्तगीन की बात करें तो ये तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। सुबक्तगीन की बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। और महमूद गजनवी यह सुबक्तगीन का बेटा था। इसने सिस्तान के शासक खलक बिन अहमद को पराजित किया। खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उपाधि ही बुतसीकन, मूर्तिभंजक भी कहा गया। महमूद गजनवी को मूर्तिभंजक भी या फिर बुतसीकन भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने भारत पर बहुत ढेर सारे आक्रमण किए, धन लूटने के का ही मतलब कारण बताया है। ये मंदिर को नष्ट कर देता था, इसी कारण इसे मूर्तिभंजक भी कहा गया। खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का प्रण लिया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1000 ईस्वी में वह हिंद पर आक्रमण किया। जयपाल को पराजित किया। जयपाल ने आत्महत्या कर ली। 1009 ईस्वी की बात करें तो नारायणपुर अलवर में आक्रमण किया। 1000 में तो वह हिंद में आक्रमण किया। 1014 ईस्वी में थानेश्वर हरियाणा में, जो हरियाणा में स्थित है, वहाँ पे आक्रमण किया। 1016 ईस्वी में कश्मीर पर ये असफल आक्रमण रहा। 1018 से 1019 ईस्वी में कन्नौज एवं मथुरा में आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में प्रभास पट्टन सोमनाथ में आक्रमण किया। सबसे सफल आक्रमण सोमनाथ का आक्रमण रहा है। सोमनाथ मंदिर अगर पूछे तो कहाँ पे है, ये गुजरात में है, गुजरात के प्रभासन पट्टन में। वापस लौटते समय कच्छ व सिंध का रास्ता लिया था, ये महत्वपूर्ण है। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध अभियान हुआ, ये अंतिम अभियान था। अगर हम महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था
और वो जाटों के विरुद्ध था। और 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई। इसके काल में जो दरबारी विद्वान थे उत्तवी ने किताब उल यामनी नामक पुस्तक की रचना की थी। वैहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीन या तारीख ए मशहूदी नामक इन्होंने 2 पुस्तक की रचना की थी। लिनपुल ने वैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है। अब फिरदौसी, इसके काल में जो तीसरे विद्वान थे वो थे फिरदौसी। इन्होंने शाहनामा लिखा। ईरान का नेशनल एपिक भी बोला जाता है। अल बरूनी या बरूनी, ये मीन्स के लिए, ये एक्चुअली बड़े एग्ज़ामों के लिए है। अल बरूनी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने तहकीब ए हिंद अरबी भाषा में या फिर किताबुल हिंद की रचना की थी। ख्वारिज्म का निवासी था। इसे फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं का ज्ञान था। यह दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान का ज्ञाता था। कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया। भारत में संस्कृत एवं ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। ये बनारस से ही प्राप्त किया था। अपनी पुस्तक में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का वर्णन करता है। भारतीयों को विद्वान बताता है, लेकिन भारतीयों को कूप मंडूक भी बताता है। चलिए देखते हैं अल बरूनी के बारे में। ये भारतीयों को तो एक तरफ विद्वान भी बताता है और दूसरी तरफ कूप मंडूक भी बताता है। और ये अपनी पुस्तक में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इस तीनों का वर्णन क्या है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी की जो राजधानी थी वह गजनी थी। इसका दूसरा नाम था मोहम्मद बिन साम। ये इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद बिन साम। इसका संबंध गौर प्रांत से था। गौर प्रांत आज एक्चुअली अफ़गानिस्तान में है, गौर प्रांत, इसलिए इसको गौरी कहा गया। इसका गजनवी के साथ कोई संबंध नहीं था। 1175 ईस्वी में मुल्तान अभियान की शुरुआत की थी। 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान की शुरुआत की थी। शासक की बात करें तो मूल सेकंड या फिर भीम सेकंड गुजरात, जो गुजरात का अभियान था वो भीम द्वितीय के टाइम पीरियड में अभियान शुरू किया था। इसकी माँ नायिका देवी इसकी संरक्षिका थी। जो भीम द्वितीय की जो माता थी नायिका देवी, इसकी संरक्षिका यही थी। यानी जो मोहम्मद गौरी से जिसका आक्रमण हुआ था ये भीम द्वितीय से नहीं हुआ था, उसकी माँ नायिका देवी से हुआ था। नायिका देवी को गौरी को बुरी तरह पराजित किया। भीम द्वितीय की राजधानी अनहिल पाटन था, जो गुजरात में है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें गौरी पराजित हुआ था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और गौरी में, जिसमें गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, जो जयचंद था वो गौरी का साथ दिया था। इस समय दिल्ली का शासक गोविंद तृतीय था। ये इम्पोर्टेंट है, गोविंद तृतीय। ये जो जयचंद है ना, जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ये गौरी की मदद की थी और गौरी ने ही इनको चंदावर के युद्ध में मार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर में गौरी तो जीत गया और गौरी ही जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज का शासक था उसे मार दिया था। गौरी ने ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया एवं गजनी चला गया। अगर हम बात करें तो सल्तनत काल की शुरुआत यहीं से होती है। 1205 ईस्वी
में खोखरों के विरुद्ध अभियान शुरू हुआ। गौरी घायल हुआ एवं 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। गौरी ने मोहम्मद बिन शाम नाम के सिक्के चलाए जिन्हें देहलीवाल सिक्के कहा जाता है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल की जो शुरुआत होती है ना, वो गौरी के ही टाइम पीरियड से होती है, क्योंकि गौरी जीता था भारत में, जितने भी आक्रमण किए थे उसमें सफल भी हुआ था, लेकिन उसे बस धन चाहिए थे, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। अब वो चलिए, सबसे पहले सल्तनत काल की बात करें तो वो ममलूक वंश, इसी को ही हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। 1206 से 1290 तक के टाइम पीरियड को गुलाम वंश के नाम से जानते हैं या फिर ममलूक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। 1206 से 10 ईस्वी तक, 1206 से 1200 यानी 4 साल तक इन्होंने भारत पर शासन किया था। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों की बात करें तो कुरान खान, लाख बख्श, हातिम द्वितीय। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये सुल्तान था दिल्ली का, लेकिन सुल्तान की जो उपाधि थी ये नहीं धारण किया था। इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए थे, ये महत्वपूर्ण है। अपने नाम का जो खुतबा नहीं पढ़वाया। अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगर हम देखें तो गजनी, लाहौर, सिंध, नसीरुद्दीन कुतुबुद्दीन लाहौर में ऐबक था और गजनी में ताबुद्दीन यालदोज था। 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने इसे दासता से मुक्त किया। 1210 में लाहौर में ऐबक की चौगान या पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद 1210 से 1211 तक के बीच आराम शाह का शासक रहा, जो बहुत 1 ही साल तक चला था। फिर इसके बाद आए इल्तुतमिश। 1211 से 1236 के बीच के समय में इल्तुतमिश ने भारत पर यानी दिल्ली पर शासन किया था। इसे इलबरी तुर्क कहा जाता है। यह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक का दामाद भी था। इसने तुर्कान एक चहलगानी या चहलगानी का गठन किया। इससे 40 दल भी कहा जाता है। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और दिल्ली को सबसे पहले राजधानी तो इसी के टाइम पीरियड में देखा जाता है, इल्तुतमिश के ही। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि वास्तविक संस्थापक ये इसलिए था चलिए देखते हैं। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया, काम के बदले भूमि देना। जो इक्ता व्यवस्था क्या होता है ना, जैसे कोई काम अगर किया जाता है तो उसे पैसा न दे के कुछ भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। इसी को ही हम इक्ता व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये इक्ता व्यवस्था तो बहुत टाइम तक चला। अगर हम बात करें तो इक्ता व्यवस्था की प्रणाली तो ये अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में भी चालू थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने अरबी पद्धति पर 2 सिक्के चलाए। चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये महत्वपूर्ण है। तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1216 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश और यालदोज, इसमें यालदोजी जो थे वो पराजित हुए थे। इसने कुबाचा को कई बार पराजित किया। कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर मर गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1221 ईस्वी की बात करें तो 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज खा कर रहे थे। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम जो थे चंगेज खा बहुत ही क्रूर शासक के नाम से भी जाने जाते थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो इल्तुतमिश को लगा कि अगर वो मंगबरनी की हेल्प करते हैं तो चंगेज खा इल्तुतमिश के शासन को नष्ट कर देगा। तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने चालाकी दिखाई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
उसने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया था। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की, जिसकी वजह से साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया था। ये मंगोल का शासक की बात करें तो ये मंगोलिया में उस टाइम मतलब जो चंगेज खां थे, मंगोलिया में ही मतलब इनका शासन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम 1229 के बारे में बात करें तो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अपने पुत्र नसीरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया। नसीरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हुई। इसने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगर हम इनकी बात करें तो रजिया सुल्तान, चलिए हम आगे देख ही लेते हैं। ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम के सिक्के चलाए। ग्वालियर अभियान के समय बल्लभन को खरीदा गया और 1236 में मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश। सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि था। बस यहाँ पे देखिए, जो ये रजिया सुल्तान थी, इनका जो टाइम पीरियड है 1200, इन्होंने 4 साल तक ही शासन किया था एक्चुअली। चलिए, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम के सिक्के चलाए। ग्वालियर अभियान के समय बलबन को खरीदा भी गया था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। सुल्तान जो थे वो खलीफा का प्रतिनिधित्व करते थे और बादशाह स्वयंभू एवं स्वतंत्र शासक होते थे। इसमें देखिए अंतर बताया गया है सुल्तान और बादशाह में। सुल्तान जो खलीफा का प्रतिनिधित्व करते थे और जो बादशाह होते थे ये स्वयंभू, ये स्वतंत्र शासक होते थे। अब हम रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें तो ये इल्तुतमिश का ही पुत्र था, रजिया सुल्तान का भाई। यह बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था। वास्तविक शक्तियाँ इसकी माँ तुर्कान के पास थी। इस शाह तुर्कान निरंकुश थी। रजिया जनता की सहायता से शासिका बनी। अगर हम रजिया सुल्तान की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 साल की हम बात कर रहे थे। इनका जो टाइम पीरियड है 1236 से लेके 1240 तक के टाइम पीरियड। इसमें रजिया सुल्तान ने दिल्ली का शासन संभाला था। यह कुबा व कुलाह बहनगढ़ दरबार में आती थी। कुबा व कुलाह एक्चुअली ये जेंट्स लोग का परिधान होता था उस टाइम। यह तीरंदाजी, घुड़सवारी और शिकार भी करती थी। इसने कुछ पद प्रदान किए। कबीर खां लाहौर का गवर्नर। कबीर खां ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रथम विद्रोह था ये, रजिया के खिलाफ प्रथम विद्रोह था। अल्तुनिया तबर हिंद का गवर्नर नियुक्त की। अतगिन अमीर ए हातिब, याकूब अमीर ए आखूर, यह अफ्रीकी था। जो याकूब था ये अफ्रीकी था। इसका रजिया के साथ प्रेम संबंध था। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया इसके विद्रोह का दमन करने हेतु गई, लेकिन वह पराजित हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। जब रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया तो अमीरों ने, जो उनके शासन में थे, एकता व्यवस्था प्रणाली के नहीं, इसमें एक्चुअली 40वां दल का भी इल्तुतमिश ने 40वां दल की भी शुरुआत की थी। उसमें क्या हुआ था कि जो भी निर्णय उस टाइम लिया जाता था तो वो 40वां दल के द्वारा ही लिया जाता था। इसमें क्या हुआ था कि जब रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया तो जो 40वां दल था उन्होंने निर्णय लिया कि अमीरों, उन्हीं को मतलब अमीर भी कहा, अमीर के नाम से भी जाना जाता था, बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। रजिया व अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पराजित हुई। कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी थी। कैथल नामक स्थान पे
रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये हरियाणा में है। अगर हम आगे बढ़े तो बात बहराम शाह के बारे में जानते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक रहा। नायब ए ममुलिकात नामक पद का सृजन किया गया एवं ऐतगीन को प्रथम नायब एवं मुमलिकात नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। फिर नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक, यह बलबन की सहायता से सुल्तान बना था। बलबन जो था ना, ये 40वां दल का नेता था, अध्यक्ष मान सकते हैं, खलीफा। यह बलबन का दामाद भी था। यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह कुरान की प्रतिलिपियाँ लिखता था। इसने बलबन को नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया। नसीरुद्दीन ने बलबन को हांसी यानी हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया था। हांसी हरियाणा में है। बलबन 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक, यह इलवरी तुर्क था। 40 दल का सदस्य था। रजिया सुल्तान अमीर शिकार, बहराम शाह अमीर याकूर, अलाउद्दीन मसूद शाह अमीर हाजिम, नसीरुद्दीन महमूद शाह नायब ए मुमलिकात, ये इसके पद हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्व का दैवी सिद्धांत। जिल ए इलाही ईश्वर की छाया कहा जाता था। नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। ये जो बलबन था खुद को मानता था। यह रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था। इसका जो संबंध था ये ईरान के सियाब वंश से था। ये ईरानी शासक था, ईरानी कुल का था। इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं आरंभ की थी। सिजदा की शुरुआत की थी। पैबोस या इसी को पायबोस भी कहते थे। नवरोज की ये तुलादान, ताजिया, ये इस सब की जो शुरुआत थी ये बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसने अपने दरबार को भव्य रूप से सजाया। अफ्रीकी अंगरक्षकों को नियुक्त किया था। अपने बच्चों के ईरानी नाम रखे थे, जिसे कैकुबाद, कैफूसरो, ट्यूमर्स। ये लव एवं रक्त की नीति में विश्वास रखता था। ये महत्वपूर्ण है। यह लव एवं रक्त की नीति पर विश्वास रखता था। इसने 40 दल का दमन भी किया, क्योंकि 40 जो भी निर्णय लिए जाते थे वे 40 दल के द्वारा ही लिए जाते थे। तो बलबन ने क्या किया, जब तक ये 40 दल का सदस्य था तब तक 40 दल चलता रहा। जैसे ही ये राजा ने सुल्तान बना दिल्ली का, तो ये 40 दल को ही ख़त्म कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अमीर बकबक को सजा दी। तुगरील खां ने बंगाल में इसके विरुद्ध विद्रोह किया। इसने अमीन खां को मृत्युदंड दिया, क्योंकि यह तुगरील खां का विद्रोह करने में असफल रहा। मलिक मुकद्दिर ने तुगरील के विद्रोह का दमन किया। बलबन ने मलिक मुकद्दिर को तुगरील कुश की उपाधि दी थी। इसने मेवात व कटेहर यूपी के विद्रोह का दमन किया। इसने महमूद को उत्तराधिकारी घोषित किया। ये महत्वपूर्ण है। महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। इसने महमूद को शहीद का दर्जा दिया। इसने कभी कोई बाहरी अभियान नहीं किया। इसने सैनिक विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने अर्ज के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम। गुप्तचर विभाग की बात करें तो दीवाने वरीद। बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब कैकुबाद के बारे में को जानते हैं। 1286 से लेके 1290 ईस्वी तक का टाइम पीरियड कैकुबाद का था। ये कैकुबाद बलबन का ही पुत्र था। ये शराबी था, इसे लकवा हो गया था। ट्यूमर्स की बात करें तो इसका जो संरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी। यहीं से होती है खिलजी वंश की शुरुआत। 1290 से 1320 तक के टाइम पीरियड खिलजी वंश का है। खिलजी मूलतः तुर्क था, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए। इन्होंने अफगानी रीति रिवाजों तथा संस्कृतियों को अपना लिया था। इतिहासकारों के अनुसार यह खिलजी क्रांति था। तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा। खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से अलग किया। ये महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक योगदान। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो 1290 से 1296 तक के टाइम पीरियड जलालुद्दीन खिलजी का था। ये 1 वर्ष का किलोखरी को अपना केंद्र बनाया। 1 वर्ष तक किलोखरी को अपना केंद्र बनाया। इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया।
इसने मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ कर दिया। ये बलबन का भतीजा था। इसने सूफी संत सीदी मौला को मृत्यु दंड दिया था। इसने दीवाने वकूफ व्यय विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवाने वकूफ इसे व्यय विभाग के नाम से भी जाना जाता था। मंगोल नेता अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने इसे पराजित किया। मंगोल नेता उलूग खां दिल्ली में बस गया। मंगोलपुरी दिल्ली की मंगोलपुरी में बस गया। इन्हें नवीन मुसलमान कहा भी जाता है। दिल्ली के ठग एवं चोरों को दावत दी एवं दिल्ली से बाहर भेज दिया। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। ये चलिए, अब हम इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 तक का टाइम पीरियड अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली या फिर गुरशास्प था। इसका जो पालन पोषण था जलालुद्दीन खिलजी जो इसके चाचा थे इन्होंने किया था। यह कड़ा एवं माणिकपुर का सूबेदार था। दिल्ली प्रवेश के समय इसने जनता में धन बांटा। इसके 2 सपने थे, विश्व विजय, सिकंदर शानी और नया धर्म। काजी मुंगीसुद्दीन के साथ उसका संवाद काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके समय कुछ विद्रोह हुए, नवीन मुसलमानों का विद्रोह और मंगू खां का विद्रोह। अख्त खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह, ये उस टाइम में मतलब कुछ विद्रोह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। विद्रोह रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया, शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगाया, अमीरों में वैवाहिक संबंध खिलजी की अनुमति से ही संभव थे, गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। अगर हम इसी अभियान को देखें तो 1299 में गुजरात अभियान की बात करें तो यहाँ का जो शासक था कर्ण बघेल था। उस टाइम कर्ण बघेल पराजित हुआ। कर्ण बघेल एवं देवल रानी, ये कर्ण बघेल की पुत्री थी, देवगिरी चले गए। कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया। 1299 में जैसलमेर पर आक्रमण किया, 1301 में रणथंभौर पर, 1303 में चित्तौड़ पर, 1305 में मालवा पर, 1308 में सिवाड़ा पर, 1311 में जालौन पर। दक्षिण भारत के अभियान को अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। ये महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत का जो अभियान था ये मलिक काफूर ने किया था। और रामचंद्र देव यादव वंश का जो शासक था ये देवगिरी में था। और वांगल में ये प्रताप रुद्र काकतीय वंश का शासक था उस टाइम। और द्वार समुद्र में वीरबल्लाल देव तृतीय जो होयसल वंश का था उसका शासक था। और मदुरै में वीर पांड्य सुंदर पांड्य, ये पांड्य वंश का शासक था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। अगर हम देखें तो जो कोहिनूर हीरा की बात करें तो ये सबसे पहले कोहिनूर हीरा जो देने का प्रारंभ हुआ ये रुद्र प्रताप देव से ही शुरू किया गया था। इसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भी दे दिया था। और इसने क्या किया था ना, अपनी मूर्ति, सोने की मूर्ति बनाकर उस पर सोने के सिक्कड़ से खुद को ही मतलब बांध दिया था। एक प्रकार से वह अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दिया था। और मदुरै अभियान सबसे सफल अभियान था। ये इसमें लूट सर्वाधिक मिली थी। वीर पांड्य ने अधीनस्थता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन रुद्र प्रताप ने कर ली थी। ये वारंगल का शासक था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार की बात करते हैं तो खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया एवं उन्हें वेतन देना आरंभ किया। खुम्स में
उनकी हिस्सेदारी को कम किया गया। खुम्स की बात करें तो पहले 80% था और 20%, 80% सेना पर लिया जाता था, 20% सुल्तान पर। अब क्या हुआ कि 20% सुल्तान के लिए, 80% अरे 20% सेना के लिए और 80% सुल्तान को दे देने लगा। इसने सैनिकों का हुलिया लिखवाना आरंभ किया, सैनिकों की पहचान शुरू करवा दी थी। इसने घोड़ों को दागना आरंभ किया था, क्योंकि उस टाइम थे घोड़े, जब युद्ध के टाइम में पते ही नहीं चलते थे कि ये घोड़ा किसका है। तो इसने अपने घोड़े की पहचान के लिए घोड़ों को दागना शुरू कर दिया था। राजस्व सुधार की बात करें तो इसने भूमि की पैमाइश करवाई, जिसे मसाहत कहा जाता है। इसने भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50% कर दिया। इसने एक विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने मुस्त खराज कहा जाता है। ये राजस्व विभाग था। यह बकाया भू राजस्व कर वसूलता था। इसने 2 नए कर लगाए, चेरी कर, घरी कर। बाजार सुधार की बात करें तो वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए गए। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। सभी व्यापारियों को बंदायु द्वार के पास स्थापित किया गया। बाजार को 3 भागों में विभाजित किया गया, सराय, अदल, मंडी, दास व जानवरों का बाजार। बाजार सुधार हेतु विभाग की स्थापना की गई। दीवाने रियासत, यह व्यापारियों का पंजीकरण करता था। सहनाई मंडी पुलिस अधिकारी, वरीद मुन्नियान गुप्तचर थे उस टाइम। परवाना नवीस की बात करें तो यह महंगी वस्तु खरीदने का लाइसेंस देता था, परवाना नवीस। स्रोत की बात करें तो अगर हम इसके टाइम स्रोत की बात करें तो अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतूह में इसकी जानकारी मिलती है। ये पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख है फिरोज शाही के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आप तारीख फिरोज शाही को पढ़ सकते हैं, जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। रेहल्ला में इब्न बतूता ने रेहल्ला में फिरोज शाह के शासन के बारे में उल्लेख किया है। अबू बकर इशामी, फुतूह उस सलातीन नामक पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। उस टाइम 4 खान थे, जफ़र खान, नुसरत खान, उलूग खान, अलप खान। जफ़र खान मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। नुसरत खान रणथंभौर अभियान में मारा गया था। अन्य प्रसिद्ध सेनापति गाजी मलिक, इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। गाजी मलिक जो था, इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। मलिक काफूर यह गुजरात का हिंदू था। मलिक काफूर यह किन्नर भी था। गुजरात अभियान के समय नुसरत खां के इसे भड़ोच बंदरगाह से 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां व शादी खां की हत्या करवा दी एवं मुबारक खिलजी को जेल में डाल दिया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। ये महत्वपूर्ण है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। शिहाबुद्दीन उमर की बात करें तो 1316, इसका संरक्षक मलिक काफूर था। मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी। मुबारक खिलजी की बात करें तो 1316 से 1320 4 साल तक इसने शासन किया था दिल्ली पर। यह एक शराबी था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार किया। यह महिलाओं के कपड़े पहनता था। खुसरब शाह या फिर खुसरो ने इसकी हत्या कर दी थी। खुसरब शाह 1320 में इसकी बात करें तो यह भारतीय मुसलमान था। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। इसके विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंके भेंट किए। गाजी मलिक ने तुर्की की सहायता से इसकी हत्या कर दी। अब हम तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 तक के टाइम पीरियड को तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 94 वर्षों तक शासन किया था। सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तुगलक वंश का था। ये हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है। यह करौनी तुर्क था। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो 1320 से 25 ईस्वी तक 1320 से 1325 यानी 5 साल तक इसने दिल्ली का शासन संभाला था। वास्तविक नाम गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक। प्रथम शासक जिसने अपने नाम में गाजी शब्द का प्रयोग किया था वो गयासुद्दीन तुगलक ही था। रश्म ए मिशामी उसकी राजस्व नीति थी।
इसने भू राजस्व दर को घटाकर 1/10 कर दिया था। इसने नहरों का निर्माण करवाया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाह हो गया, सॉरी विवाद हो गया। औलिया ने कहा, हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है का नारा औलिया, मतलब जो ये शब्द है ये औलिया ने ही कहा है। लकड़ी के महल में दब कर इसकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। लकड़ी के महल का निर्माण जौना खान ने करवाया था। जौना खान के याद में ही जौनपुर का निर्माण किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था, ये गयासुद्दीन तुगलक ही था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से 1351 तक का जो समय है वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। इसका वास्तविक नाम जौना खां था। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य या अनुयायी था। यह सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी। इसे कई विषयों का ज्ञान था, जैसे दर्शन शास्त्र, सुलेखन, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र। इतिहासकार इसे पागल रक्त पिपासु बताते हैं। यह प्रयोग धर्मी शासक था। प्रयोग गंगा यमुना दोआब में कर वृद्धि। इसने कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया, लेकिन वहाँ अकाल पड़ गया। एक्चुअली इसका निर्णय तो बिल्कुल सही था, लेकिन होता है ना, इसका नसीब खराब था। चलिए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। कालांतर में इसने किसानों को अग्रिम कृषि ऋण सोनधर प्रदान किया। इसने दीवान ए अमीर पोही कृषि विभाग की स्थापना की। प्रतीकात्मक मुद्रा। इसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। इसका जो कारण था, जनता इसके महत्व को समझ नहीं पाई। अधिकारियों द्वारा असहयोग, जाली मुद्रा, विदेशी व्यापारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अपूर्ण तैयारी। प्रेरणा कबुलई खान गेताखू से मतलब ये प्रेरित था। राजधानी परिवर्तन। देवगिरी को नई राजधानी बनाया गया एवं उसका नाम दौलताबाद रखा गया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। परिवर्तन के कारण। इब्न बतूता एवं अबू बकर इशामी के अनुसार जनता सुल्तान को गालियों भरे पत्र लिखती थी, इसलिए इसने जनता को दंडित किया। बर्नी के अनुसार सल्तनत के केंद्र में राजधानी स्थापित की गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए राजधानी परिवर्तन किया गया। इस समय मंगोलों ने भारत पर एक बार आक्रमण किया, जिसका नेता तमराशरीन था। वास्तविकता में राजधानी का पूर्णतः स्थानांतरण नहीं हुआ था। हमें दिल्ली टकसाल के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। अरब यात्री अब्बासी 2 राजधानियों का उल्लेख करता है। खुरासान अभियान, तमरासरीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फारसा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया था एवं उन्हें अग्रिम वेतन दिया था। कालांतर में यह योजना रद्द हो गई थी। कराची अभियान की बात करें तो इसने सैनिक कराची अभियान पर गई। इसकी सेना कराची अभियान पर गई, लेकिन आपदा के कारण समाप्त हो गई। मात्र 3 लोग जीवित लौटे थे 10 में से। तुगलक ने इनकी हत्या करवा दी थी। सर्वाधिक विद्रोह इसके समय में हुआ था सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। इसके समय सल्तनत सबसे विस्तृत था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। होली इसका पसंदीदा त्यौहार था। इब्न बतूता की बात करें तो जो ये मोरक्को का निवासी था। ये मोरक्को अफ्रीका में है। 1333 में भारत आया था। तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। इसे कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाला था। तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भी भेजा था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत चीन में जाकर लिखा। रेहला अरबी भाषा में 1351 में थट्टा सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी।
फिरोज तुगलक 1351 से 1386 तक के साथ के टाइम में फिरोज शाह ने दिल्ली पर शासन किया। इसका राज्याभिषेक ठट्टा सिंध में ही हुआ था, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह मोहम्मद बिन तुगलक का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। यह अमीरों तथा उलेमाओं की सहायता से शासक बना। अमीर एवं उलेमा इसके समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। भ्रष्टाचार बढ़ भी गया था। अफीक इतिहासकार भ्रष्टाचार की जानकारी देता है। फिरोज ने अमीरों के पद को वंशानुगत कर दिया। मुख्य रूप से एकता सुधार। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए सुधार की बात करें तो इसने हेसामुद्दीन जुनैद से राज्य की वार्षिक आय की गणना करवाई, जो 6.78 करोड़ टका थी। इसने 3 नए सिक्के भी चलाए थे। ससगनी 6 गुना था, अद्दा 1/2 और विक 1/4। इसने शरिया कानून के अनुसार केवल 4 कर लागू किए। इसने शरिया कानून के अनुसार केवल 4 कर लागू किए। खुम्स, जिसे खुम्स कर, ये लूट के लिए था। खराज कर भू राजस्व कर था। जजिया कर ये राजनीतिक कर था। जकात कर ये मुसलमानों द्वारा दिया गया दान, ये आय का 40वां हिस्सा होता था। इसने 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया, जिन्हें अबवाब कहा जाता था। इसने नहरों का निर्माण करवाया। इसमें से प्रमुख नहर था राजावाही और दूसरा था उलूग खानी। इसने 300 शहरों की स्थापना की, जिसमें प्रमुख शहर थे फिरोजशाह कोटला 5वीं दिल्ली में, फिर दूसरा था फिरोजाबाद, तीसरा था फिरोजपुर, चौथा था हिसार फिरोजा, 5वां था फतेहाबाद। अपने पुत्र फतेह खान की याद में फतेहाबाद का निर्माण करवाया था। छठा था जौनपुर, उस अपने भाई जौना खां की याद में निर्माण करवाया था। बंगाल अभियान से लौटते समय जौनपुर शहर बनवाया गया था। इसने 1200 उद्यानों का निर्माण करवाया था। इसने कुछ विभागों की स्थापना की। दीवाने खैरात, इसने कुछ विभागों की स्थापना की। अगर हम उस विभागों को जाने तो दीवाने खैरात था नंबर 1, दान विभाग गरीब मुसलमानों के लिए था। नंबर 2 पर था दीवाने इस्तेहार, ये पेंशन विभाग था। दीवाने बंदकान, ये गुलाम विभाग था। सफ़ा खाना दारुल सफ़ा, यह चिकित्सालय था। इसने एक सिंचाई कर भी लागू किया था। हक ए शर्ब उस्र, मुसलमानों की भूमि के लिए उस्र था, उस्र कर उस्र पर लगाया जाता था। अभियान, अगर हम अभियान की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक अच्छा सेनानायक नहीं था। इसने बंगाल व सिंध पर अभियान किए। सिंध अभियान को अत्यंत कुव्यवस्थित अभियान कहा जाता है। धार्मिक नीति की बात करें तो अगर हम इसके धार्मिक नीति की बात करें तो इसकी माँ हिंदू थी। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया। बंगाल अभियान से लौटते समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी तुड़वा दिया था। इसने ज्वाला देवी मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश में है, उसको भी तुड़वाया था। ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद करवाया। अनुवाद अजीजुद्दीन द्वारा किया गया था। अनुवाद का नाम दयाले फिरोजशाही रखा गया। फिरोज की आत्मकथा की बात करें तो फुतूहात एक फिरोजशाही, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकें तारीख फिरोजशाही में इसके बारे में जानकारी मिलती है। फतवा ए जहादारी में भी इसकी जानकारी मिलती है। शम्स ए सिराज अफीक की पुस्तकें तारीख ए फिरोजशाही। लेखक अज्ञात। पुस्तक सीरत ए फिरोजशाही नामक जो पुस्तक लिखी गई है, इसके जो लेखक थे अज्ञात है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। इसमें नहरों की जानकारी मिलती है। फिरोज के आर्थिक सुधारों का श्रेय उसके मंत्री खान ए जहां तेलंगानी को जाता है। यह तेलंगाना का ब्राह्मण था। खान ए जहां तेलंगानी, ये तेलंगाना का ब्राह्मण था। इसका वास्तविक नाम कन्नू था। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है 1386 ईस्वी ही था। इस समय गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गया था। नसरुद्दीन मोहम्मद
नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो 1394 से 1412 ईस्वी तक के टाइम पीरियड नसीरुद्दीन महमूद का था। सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैला हुआ था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया एवं दिल्ली को लूट लिया। सुल्तान दिल्ली छोड़कर भाग गया। एक भिखारी दौलत ने तैमूर को लंगड़ा कहा। तैमूर लंग के नाम से भी जाना गया। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद लेकर गया। भारतीय कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण करवाया। दौलत खां लोधी की बात करें तो 1412 से 1400 ईस्वी तक का टाइम पीरियड दौलत खां लोधी का था। खिज़्र खां ने इसकी हत्या कर दी थी। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर इसके आगे की वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।